नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। बिहार पुलिस की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। बिहार पुलिस के क्रम में जो भी आपको वीडियो पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूं, सब कुछ आप रखे रहिए। अभी सब कुछ आपको निःशुल्क मिल रहा है, थोड़े दिन के बाद ये हो जाएगा फिर आपको पेड कोर्स। तो इसलिए जब तक मिल रहा है उसको फायदा उठाइए। मैं बिहार पुलिस की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपको करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको विश्व इतिहास कंप्लीट करा दिया है। भारत का इतिहास, जिसमें आप प्राचीन इतिहास अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आप यहाँ कर रहे हैं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के पढ़ने क्रम में हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। मगध का उदय कैसे होता है, कौन राजधानी बनता है, कैसे इसका सब कुछ डेवलप होता है। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं और कहूँगा कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन के सहित आपको पढ़ा रहा था सब्जेक्टिव, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं ऑब्जेक्टिव लाइए, ऑब्जेक्टिव लाइए, तो पेश है आपके लिए ऑब्जेक्टिव ही। चलिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। एक चीज़ मैं और बता दूं, ईमानदारी पूर्वक जितना दे रहा हूं उतना अगर पढ़ लेंगे ना, तो मतलब मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा, जो भी चीज़ मैं कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। कभी पाटलिपुत्र समझते हैं, कभी राजगृह समझते हैं। लेकिन याद करिए, मगध की जो सबसे प्राचीन राजधानी थी वह थी राजगृह, ना कि पाटलिपुत्र। राजगृह या गिरिब्रज, यहां पर आपको ध्यान देना है। चलिए, दूसरा सवाल। हर्यंक वंश, जिसे पितृहीनता वंश भी कहते हैं, 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक ये शासन किया है। कह रहा है कि ये हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे। इसको लेकर के भी बहुत सारे बच्चों के मन में हमेशा वो रहता है, मतलब उलझते रहते हैं कि बिंबिसार था कि बिंदुसार था। ये दोनों बिंबी बिंदु ऐसे हैं ना जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन का डेट आज तक ही था, आज के बाद अब कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। हर्यक वंश, बिंबिसार, कैसे याद करना है। देखिए, बिंबिसार जो था वह हर्यंक वंश का था, लेकिन बिंदुसार जो था वह मौर्य वंश का था। और बिंदुसार आया था किसके बाद? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। तो चंद्रगुप्त से आप चंद्र ले लीजिए और बिंदु से आप बिंदु ले लीजिए। तो अब आप चंद्र बिंदु खाली याद रखिएगा, चंद्र बिंदु, बस कुछ नहीं, चंद्र बिंदु आपको याद रहेगा कि चंद्र बिंदु जैसे दिमाग में आएगा आप कहेंगे अच्छा ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्र बिंदु। क्लियर है? क्लियर है सर। तो दूसरा का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा, किसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध के द्वारा किया। उसने 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध भी बनाया। क्या किया था कि जैसे साम्राज्य बढ़ाना है तो ये राजा है, ठीक ना, दूसरे राज्य में एक शादी कर लिया तो यहां का भी इसको भी हो गया, यहां कर लिया तो यहां से भी इसको साम्राज्य मिल गया, यहां कर लिया तो मतलब ये था इतना, लेकिन ये यहां तक कब्जा किया क्योंकि संबंध बनाया, सबसे सबसे संबंध बनाया और वहां वो अपना फैला लिया, विस्तार कर लिया। तो उसका नाम क्या है, कौन ये किया था? तो वह किया था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद भी जो आए उन्होंने भी किया, लेकिन ये मैक्सिमम किया था, शुरुआत यही किया था। तो ये शुरुआत किया, कहा कि भैया हम तो बढ़ाएंगे, तो बिंबिसार याद रखिए। चलिए, चौथा था, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 3-4 सवाल बनेगा, समझिएगा इसको। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रघोत, जो पांडु नामक बीमारी, जिसको आप अभी जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते थे, को ठीक करने के लिए भेजा था। सीधा प्रश्न पूछता है कि जीवक को बिंबिसार ने कहां भेजा था, किसे ठीक करने के लिए। तो किसे बोले तो बताएंगे चंड प्रघोत को। कौन सा राज्य में भेजा था, तो वह अवंती राज्य का था। ये चंड प्रघोत अवंती को, अवंती में भेजा था। अब एक प्रश्न इसको और पूछता है कि किसने जीवक को चंड प्रघोत को ठीक करने हेतु अवंती भेजा था, तो बिंबिसार। ये 3-4 प्रश्न ऐसे बनेंगे, तीनों को आपको याद कर लिया है, बिंबिसार, चंड प्रघोत, जीवक और अवंती, चारों को आप याद कर लीजिएगा। बिंबिसार, चंड प्रघोत, ए से अवंती आप पहले कर लीजिएगा, ठीक ना, ABC यानी कि अवंती, बिंबिसार, चंड प्रघोत और जीवक।
ABC जीव, ऐसे याद कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अवंती, बिंबिसार, चंड प्रबोध, जीवक, याद कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, यहां अगर आपको लगा कि ए से अंग भी तो है, तो अवंती में 3 लेटर है, ठीक, जीवक में भी 3 लेटर है, तो जीवक ऐसे याद करिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिए, बिंबिसार ने किसे पराजित कर अंग महाजनपद को अपने राज्य में मिला लिया? बिंबिसार मगध का था, और यह किसको पराजित किया है? और अंग को भी कहा कि चलो अंग भी अब हमारा ही अंग है। किसको पराजित किया? तो ब्रह्मदत्त को, ब्रह्मदत्त को पराजित किया और कहा कि चलिए ये अंग आपका नहीं, अब ये अंग हमारा है। और जान लीजिए जितने भी 16 महाजनपद थे ना, सबसे मजबूत था ये मगध, सबसे मजबूत। तो जो लोग मगधवासी हैं वो थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि चलो हम सबसे ताकतवर महाजनपद के हिस्सा हैं। अंग महाजनपद में जो था ब्रह्मदत्त, ये हार गया बिंबिसार से, और बिंबिसार ने अंग को मिला लिया मगध में। यहां भी प्रश्न आता है कि बिंबिसार किस धर्म का पोषक था, संरक्षक था, कौन सा धर्म को मानता था? तो देखिए, ये कहा कि भैया ना हम जैन और ना हम बौद्ध, हम रखेंगे दोनों को, हम दोनों को मानता था ये, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, ऑप्शन संख्या सी सही। चलिए, बिंबिसार ने किसकी स्थापना की? इनमें से राजगीर की पाटलिपुत्र की वैशाली की काशी की? बहुत बढ़िया सवाल है। तो बिंबिसार, जानी ना कि राजधानी राजगीर था इसका, तो राजगीर का ही करेगा। मैक्सिमम लोगों को आपने देखा है कि राजधानी का ही वो बनाते हैं और राजधानी बना देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। बिंबिसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो देखिए, हर्यंक वंश में आते हैं, अगर हम लोग हर्यंक वंश में आते हैं तो हर्यंक वंश में मुख्य रूप से आपको 4 लोगों को पढ़ना है। बिंबिसार, ठीक, अजातशत्रु, ठीक, उदयन, ठीक, और नागदशक। इसको आप बियाउना भी याद कर सकते हैं, बियाउना, है ना, बियाउना। यानी कि सबसे पहले बिंबिसार आया, फिर अजातशत्रु आया, फिर उदयन आया, और फिर नागदशक आया। तो बिंबिसार के बाद कह रहा है तो कहेंगे बी आ, आज से अजातशत्रु। अब पूछे अजातशत्रु के बाद तो बताएंगे उदयन, उदयन के बाद नागदशक। ये हर्यंक वंश को पितृहीनता वंश क्यों कहते हैं जानते हैं? इसमें सिस्टम चला था अपने बाप को मार के राजा बनना। तो बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने मारा, अपने राजा बन गया। ठीक भाई, जब आप अपने बाप को मारेंगे तो आपका भी तो कोई लड़का है, ठीक ना। तो अजातशत्रु के बाद उदयन था, उदयन ने फिर अजातशत्रु को मार दिया, फिर कुछ दिन बाद उदयन की भी हत्या कर दी गई, है ना। फिर नागदशक आ गया। तो ये एक अपने बाप को मार के और यह बन रहे थे, इसीलिए इसको पुत्रहीनता, मतलब अपने पिता को खत्म करके और राजा बन जाता था। तो ध्यान रखिएगा। बिंबिसार के बाद कौन आया था? बियाउना, याद कर लिए हैं आप। चलिए, इनमें से किसका उपनाम कुनिक था? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया। तो जो दूसरा नंबर का था अजातशत्रु, सॉरी अजातशत्रु, हाँ इसमें है ना, हाँ डी ऑप्शन, अजातशत्रु। बिंबिसार, अजातशत्रु, दूसरा नंबर वाला जो है यही कुणिक नाम से प्रसिद्ध था, कुणिक, ध्यान दीजिएगा। चलिए 10वां, बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके कार्यकाल में प्राप्त हुआ? अच्छा, ये महापरिनिर्वाण का मतलब होता क्या है? तो अगर कभी पूछे कि महापरिनिर्वाण का मतलब, तो बताएंगे कि मृत्यु के बाद, जी हाँ, मृत्यु के बाद जो भी मृत्यु के बाद ही, खाली समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद जो है घटना वो महापरिनिर्वाण कहलाया। तो ये आपको ध्यान देना है, मृत्यु से संबंधित है ये, सॉरी ये नहीं होगा। तो किसके कार्यकाल में हुआ ये आपको ध्यान देना है कि अजातशत्रु। जी हाँ, कहा जाता है कि इसके शासन के 8वें साल में इनका महापरिनिर्वाण हुआ है ना। कहां में हुआ है भाई? जरा ये कमेंट करें कि महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहां में हुई है? किसके समय राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? देखिए, आपको बौद्ध संगीति मिलेगा 4,
पहला राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में, है ना, 4 मिलेगा। तो कह रहा है पहला किसके समय हुआ था, तो पहला हुआ था अजात शत्रु, दूसरा हुआ था किसको, कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। चारों आपको याद रखना है। ये पहला पूछ रहा है तो अजात शत्रु। किसने, देखिए ये दोनों नदियों को नाम याद रखिए, गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना है। बहुत अलग क्वेश्चन है। कुसुमपुर जानते हैं किसका नाम है, पाटलिपुत्र का। तो अभी कभी एग्जाम में अगर पूछ दे कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम या कुसुमपुर की स्थापना, तो घबराना नहीं है। आप पाटलिपुत्र बताएगा तो बता देंगे कि उदयन किया था, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कुसुमपुर तो नहीं बता पाएंगे। तो उदयन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, अब जान ही गए हैं कि जब उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुर बनाया तो उदयन ही करेगा ना, बिल्कुल सही करेगा सर, डी ऑप्शन सर। सब बहुत अच्छा समझ गए, कमेंट करिए समझते चले कि नहीं। हर्यंक वंश का अंतिम शासक, तो मैं आपको ट्रिक भी बताया था, बियौना ना यानी कि नाग दशक, कोई दिक्कत नहीं। हर्यंक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ, तो आपको याद रखना है शिशुनाग वंश। आपको याद करने के लिए यहां पर भी मैं एक ट्रिक बताता हूं वंश का। आपको याद रखना है हसीन, है ना, हसीन याद रखना है, हसीन। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और उसके बाद आएगा नंद वंश, तीनों हो जाएगा इसमें कंप्लीट। तो हर्यक वंश के पश्चात कह रहा है कौन, तो बता देंगे कि सर हर्यक वंश के बाद शी से शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, भाई जिसके नाम पर वंश है वही हो जाएगा ना संस्थापक, शिशुनाग, ठीक ना। इसके बाद आता है कालाशोक, तो ये भी आपको ध्यान देना है, शिशुनाग के बाद आ जाएगा कालाशोक। चलिए 17, इसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया और अपनी राजधानी वैशाली में बनाया। लीजिए, पहले तो राजधानी कहां थी, राजगृह, उदयन आया, पाटलिपुत्र कुसुमपुर बनाया, लेकिन ये जब आता है शिशुनाग, तो शिशुनाग क्या कह रहा है, ये वैशाली ले गया, ये वैशाली ले गया है भाई। ये कहा कि नहीं, मैं ना तो पाटलिपुत्र में रहूंगा और ना ही राजगीर में, मैं चलूं वैशाली, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग वैशाली। चलिए अब देखिए, इसने फिर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में शामिल कर लिया और पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी बन गई। क्या कह रहा है कि ये तो वैशाली में था शिशुनाग, अब कोई और आ जाता है, वह क्या करता है कि स्थानांतरण कर लेता है पाटलिपुत्र में। तो वो कौन है, तो वह होता है कालाशोक। अब कालाशोक बना लिया पाटलिपुत्र में लास्ट टाइम राजधानी। अब मगध का राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में ही रहता है, अब राजधानी परिवर्तन नहीं होगा। तो अंतिम बार जो राजधानी परिवर्तन किया है मगध का, वह कालाशोक किया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, मैं आपको अभी बताया था ना, पहला राजगीर में अजात शत्रु, दूसरा वैशाली में किसके समय, कालाशोक, है ना, कालाशोक को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसका, तो हसीन, मैं बताया था ना, हसीन, न से कौन आएगा, नंद, और नंद वंश का जो था वो महापद्मानंद। तो ये ध्यान रखना, शिशु वंश के बाद, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसका शासन था, तो महापद्मानंद यानी कि नंद वंश का था, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था, कौन भैया, नंद वंश का अंतिम सम्राट। तो देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वह हो जाएगा आपका धनानंद। कौन हो जाएगा, धनानंद। अब धनानंद जो होगा, इसको फिर आएगा कोई हराएगा, फिर कोई अलग वंश का स्थापना करेगा, तब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य के बारे में, ठीक ना। तो यहां धनानंद आपको ध्यान देना है, पहला महापद्मा, फिर आखिरी धना। लेकिन जब धनानंद आता है तो
धन के पास धन है ही, तो आक्रमण भी करना शुरू हो गया। देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो जब धनानंद था उसी समय किया था, शुरुआत यहीं से होती है। सिकंदर ने धनानंद के समय आक्रमण किया था। चलिए, सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? पूछता है सिकंदर कहां का निवासी था, तो बताएंगे मकदूनिया। 326 ईस्वी पूर्व इसने आक्रमण करा है। 3 दूना 6 आक्रमण किया है। 3 दूना 6। सिकंदर आक्रमण तो किया, लेकिन उसकी सेना जो है वह सेना थक गई, हार गई, और उसकी सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया? कहा कि ना 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 भैया, तुमको जाना है जाओ यार, तुम अपने जीतने के फिराक में हम लोग को मार दोगे, बस करो, अब हम नहीं जाएंगे। बस से आप याद कर लीजिएगा, ब्यास। कह दिया कि बस करो, हम नहीं जाएंगे, बस मतलब ब्यास। ओके, याद हो गया सर, बहुत बढ़िया। सिकंदर का एक घोड़ा था, बहुत प्रिय घोड़ा था। पूछता कभी नाम, तो आकाश बादल नहीं है, निर्याकस भी नहीं है, बाउ केफला नाम याद रखिएगा, बाउ केफला, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न। अब आते हैं सिकंदर का जो जल सेनापति है वह कौन था? तो वह था निर्याकस। और सिकंदर का जो सेनापति था वह था सेल्यूकस निकेटर। दोनों याद रखना आपको, सेल्यूकस निकेटर, इसको मैं ऐड नहीं किया हूं। अगर खाली सेनापति पूछे तो सेल्यूकस निकेटर, लेकिन जल सेनापति पूछे तो निर्याकस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उस राजा का नाम बताइए जिसने, जिसे नहीं है, जिसने, सॉरी हाँ जिसे ही है, जिसे सिकंदर ने झेलम नदी तट पर पराजित किया था। झेलम के तट पर पोरस को पराजित किया था। किसको? पोरस को। लेकिन बाद में इसको वापस कर दिया, कहा कि लो भाई अब हम चलते हैं, राम राम। पोरस को कहा कि चलो, जीत तो लिए लेकिन चलो छोड़ देते तुमको। अब ये मरेगा, मरेगा बेबीलोन में। कब मरेगा ईस्वी पूछे तो ईस्वी बताइएगा 323। अच्छा, भारत पर यह आक्रमण किया 326। 3 साल हुआ, माइनस, ये सब माइनस में है, ईस्वी पूर्व में है, इसीलिए ये आपको 326 के बाद 23 आपको दिखेगा, समझ गए? ये 323 में ये मर जाता है बेचारा, ध्यान देना है। हाँ, तो 28 प्रश्न थे जो मगध के उत्कर्ष से संबंधित थे। एग्जाम में आने की संभावना है इन प्रश्नों को, एक झलक देख लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, सब कुछ आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। बहुत ही आसानी से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।